आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की सबा की ज़िंदगी पर मुबनी एक सच्ची दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी अम्मा की दूसरी शादी थी, मगर मेरे नए अब्बा फैसल की ये पहली शादी थी। वो तो जैसे फतह का जश्न मनाने आ रहा था। हर तरफ शादियाने बज रहे थे। बाराती रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस खुशगपियों में मशरूफ थे। मैं एक तरफ तन्हा बैठी ये सोच रही थी कि आखिर मेरा क्या बनता है। मुझे इस शादी की खुशी मनानी चाहिए या गम। मेरी अम्मा ने अब्बा की वफ़ात पर उस दिन ही रोई थी जब उसकी मैयत सहन में पड़ी थी। फिर तो जैसे हालात मामूल पर आ गए, यूं लगता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरी अम्मा को अब्बा की वफ़ात का इतना गम था या नहीं जितना उसे घर के हालात का था। अभी 1 साल मुश्किल से गुजरा था कि उसने फैसल से शादी रचा ली। शादी पर नई नवेली दुल्हनों की तरह अम्मा मेहंदी में शराबोर थी। फिर वो मुझसे भी गाफिल हो गई। अब तो मुझे लग रहा था कि उसे शादी से ज़्यादा अब्बा से जान छुड़ाने की खुशी थी। गुर्बत में मोहब्बत कम ही पनपती है। मेरी अम्मा शुरू से ही अब्बा को पसंद नहीं करती थीं। आए रोज़ झगड़े मामूल का हिस्सा थे। मुझे भी इस सब की आदत हो गई थी। अब्बा की गैर मौजूदगी में फैसल नामी एक शख्स आया करता था जो अपने आप को अम्मा का रिश्तेदार बताता था। वो जब भी आता मेरे लिए ढेर सारी खाने की चीज़ें लाता। अम्मा में उसकी दिलचस्पी थी, मगर मैं शायद उसके लिए खिलौना थी। वो अम्मा की गैर मौजूदगी में मुझे गोद में बिठाकर टॉफ़ियाँ खिलाता रहता था। अब्बा के मरने के बाद उसके आने जाने की रुकावटें ख़त्म हो गईं। अम्मा की जैसे दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो गई। उसी फैसल से अम्मा ने शादी कर ली। शादी के 1 हफ्ते तक सब कुछ अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि अम्मा ने दुरुस्त फैसला किया है। हर रोज़ नए खाने मिलते जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मुझे लगता था कि मैं पुराने बोसीदा घर की जहन्नम से निकलकर बड़े घर की जन्नत में आ गई हूँ। अब सोचती हूँ कि इंसान कितना बेवकूफ़ है, जन्नत को देखे बगैर अपनी जन्नत बना लेने का दावा करता है। ये जन्नत ज़्यादा देर तक जन्नत न रही। हर रोज़ मैंने फैसल को आधी रात को नशे में धुत आते देखा और फिर ये मामूल बन गया। वो हर रोज़ नशा करके आता। अम्मा और मेरे सौतेले भाई अदनान के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती। मैं सहम कर कमरे में जा छुपती। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा के भी होश खता होने लगे। उसके होंठ काले पड़ते जा रहे थे, आंखों में पीलापन नुमायां हो रहा था। ये हकीकत मुझ पर बहुत बाद में खुली कि फैसल ने अम्मा को भी नशे पर लगा दिया था। अब दोनों का मकसद सिर्फ नशा पूरा करना था। आहिस्ता आहिस्ता फैसल ने नशे को ही अपना बिस्तर बना लिया। उसने काम करना छोड़ दिया, या यूं कहें कि नशे से अब काम होता ही नहीं था। अब मसला उसका नशा पूरा करने का था, इसीलिए वो अक्सर चोरी छुपे कुछ न कुछ ले आता। अम्मा को भी एतराज़ न था क्योंकि उसका भी नशा पूरा हो रहा था। एक दिन मैंने फैसल को अम्मा से बात करते सुना कि सबा को किसी के घर काम पर रखवा देते हैं, इस तरह हमें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। मुझे लगा अम्मा इनकार कर देगी क्योंकि वो मुझे खुद से दूर नहीं भेजेगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। नशे में कौन सी बेटी और कौन सी माँ। अम्मा तो जैसे इसी इंतज़ार में थी, झट से मान गई। मैंने अम्मा से मिन्नत की कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। अम्मा ने मुझे समझाया कि वो हर महीने मुझसे मिलने आएगी और वहाँ मुझे नए कपड़े और खाने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरी जवानी ने दस्तक दे दी थी, मगर अभी मेरी उम्र कच्ची थी। मैं अम्मा की बातों में आ गई और खुशी खुशी फैसल के साथ जाने को तैयार हो गई। फैसल मुझे बस अड्डे पर ले गया और समझाने लगा कि जिस तरह वो लोग कहेंगे तुम वैसा ही करना। अगर तुम उनकी बात मानोगी तो तुम्हें नए कपड़े और खाने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने फैसल की हाँ में हाँ मिलाई। बस के आते ही हम दोनों सवार हो गए। फैसल तो थोड़ी देर बाद सो गया, मगर मैं सारा रास्ता यही सोचती रही कि मुझे खाने को ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तो यही काफ़ी है। जैसे ही हम दूसरे शहर पहुँचे, मुझे एक बड़े घर में ले जाया गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा घर देखा था। मैं हैरान होकर देखती रही।
सोचती रही कि इतने बड़े घर में कितने सारे लोग रहते होंगे। फैसल ने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और अंदर आने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर दाखिल होते ही मैं दंग रह गई। एक तरफ पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। मैं भागकर मछलियों के पास चली गई और हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैं उसी नज़ारे में गुम थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो मुझे पकड़कर सोफे पर ले गया और कहा, तुम यहाँ जो चीज़ पसंद है वो ले लेना। मैं इतनी खुश हुई कि अम्मा की जुदाई का ख्याल भी न रहा। थोड़ी देर बाद फैसल एक कमरे से निकल कर आया। उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे। वो मेरे पास आया और कहा, तुम उनकी हर बात मानना और इनकार न करना। मैं और तेरी अम्मा हर महीने तुझसे मिलने आएंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया। फैसल वहाँ से चला गया। मैं यहाँ बहुत खुश थी, अपनी मर्जी से खाती पीती और खेलती। अब तक मुझसे कोई काम नहीं करवाया गया था। मुझे इतना प्यारा कमरा और खाने को अच्छी चीज़ें मिलती कि मैं खुद को बड़ा खुशनसीब समझने लगी। 2 महीने तक मुझे अम्मा की याद न आई। फिर एक दिन मैं उस घर की मालकिन, जिसे सब आंटी कहते थे, के पास गई और कहा, मुझे अम्मा के पास जाना है। आंटी ने कहा, तेरी अम्मा से मिलवाएंगे। मगर एक लड़की नादिया ने छुपकर मुझे बताया, तेरा अब्बा तुझे यहाँ बेच गया है। मुझे लगा वो मजाक कर रही है। मैं फिर भी उसी आस पर रही कि आंटी मुझे अम्मा से मिलवा देगी। और 2 महीने गुजर गए। न अम्मा आई न फैसले। जब भी मैं अम्मा से मिलने की बात करती, आंटी कोई न कोई बहाना बना देती। एक दिन मैं आंटी के पास बैठकर आहिस्ता से रोने लगी। तब तो जैसे आंटी का असल रूप सामने आना शुरू हो गया। उसने मुझे चुप रहने को कहा। जब मैंने अम्मा से मिलने की रट लगाई तो उसने 2 हट्टे कट्टे मुलाजिमों को बुलाया और कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। अगर चुप न करे तो इसकी हड्डियाँ तोड़ देना। मैं खौफ के मारे चुप हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस कमरे में ले जाया जाने लगा जहाँ से अक्सर तबले की आवाज़ आती थी। मुझे डांस सिखाया जा रहा था। इस काम पर एक ख्वाजा सिरा गुलजार था। उसने मेरी खूबसूरती देखकर आंटी को खबर दी, आपके हाथ तो नगीना लग गया है। 13 साल की उम्र तक मैं मुकम्मल डांसर बन गई थी। हर रोज़ महफ़िलें होतीं और मैं हर महफ़िल में परफॉर्म करती, क्योंकि आंटी के ख़याल में मैं खूबसूरत थी और मुझे डांस करना भी खूब आता था। मेरे डांस के बदले आंटी हज़ारों रुपये कमाती। मेरे दिन और रात इसी तरह गुजरने लगे। मैंने भी उसी पर समझौता कर लिया और दोबारा कभी अम्मा से मिलने की ख्वाहिश न की। एक दिन आंटी मुझे डांस करवाने के लिए कहीं ले गई। वहाँ एक शख्स कामरान ने मेरा डांस देखकर आंटी को मोटी रकम देकर मुझे खरीद लिया। एक बार फिर मैं भेड़ बकरियों की तरह बिक गई। कामरान ने मुझे अमीरों के तौर तरीके सिखाना शुरू कर दिए। कांटा कैसे पकड़ना है वो मुझे मॉडल बनाना चाहता था। उसका इरादा मुझे दुबई ले जाने का था। उसे लगता था कि वो मुझे मॉडल बनाकर ज़्यादा पैसे कमाएगा। उसने मॉडलिंग की इतनी तारीफ़ें की कि मॉडल बनना मुझे ख्वाब सा लगा। मैं टीवी पर आने के ख्वाब देखने लगी। मेरा नाम सबा से बदल कर रानी रख दिया गया। उसी नाम का पासपोर्ट बनाया गया। अब मैं रानी कहलाने लगी। कभी कभी कामरान मुझे आंटी की तरह रखता। मुझे लगता था कि वो मेरे अच्छे दाम लेकर कहीं और भेज देगा, मगर ऐसा न हुआ। मैं पहली बार जहाज़ में दुबई जाने के लिए बैठी। दुबई पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया में दुबई की धूम क्यों है। बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें। उसी दिन से कामरान ने मुझे मॉडलिंग की दुनिया में पेश किया। फिर उसने मुझे वहाँ के रहवासियों से मिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता मैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। इन सब के पीछे कामरान का हाथ था। न जाने वो ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे लगता था कि शायद वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कहता नहीं। फिर एक दिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसकी अच्छाइयों ने मुझे यकीन दिला दिया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह हमारा निकाह हो गया। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन फैसल की कॉल आई। उसने रोते हुए अम्मा की बुरी हालत का बताया। उसकी बातों से किसी का भी दिल पिघल सकता था। मुझे फैसल से नफ़रत थी, मगर अम्मा की हालत सुनकर मैं बेकरार हो गई। मैंने कामरान से मशवरा किया।
اس نے ساری بات مجھ پر ڈال دی کہ اگر تم اماں سے ملنا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ کچھ دن بعد فیصل کی دوبارہ کال آئی کہ اماں بستر مرگ پر ہے، آخری سانسیں لے رہی ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور معافی مانگنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنا کام چھوڑنا پڑا۔ کامران مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا اور میں پاکستان آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی عجیب سناٹا محسوس ہوا۔ میں نے فیصل سے بے قرار ہو کر پوچھا، اماں کہاں ہے؟ اس نے کہا، کچھ دیر سانس لے لو، میں تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ جوس کا گلاس لے آیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے تھوڑا سا پیا اور پھر پوچھا، اماں کہاں ہے؟ جیسے ہی جوس اندر گیا میرا سر گھومنے لگا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بندھا پایا۔ تھوڑی دیر بعد فیصل اندر آیا اور کہنے لگا، تیری اماں تو مر چکی ہے، میں نے تجھے بہانے سے بلایا تھا ورنہ تو آتی نہیں۔ میں نے سنا ہے تو بہت امیر ہو گئی ہے، ٹی وی پر بھی دیکھا تھا۔ اماں کی موت کی خبر سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس گھٹیا انسان نے میرا موبائل لے لیا تھا۔ جب جب کامران کا فون آتا وہ اسے کہتا کہ میں بیمار ہوں اور میری تصویریں بھیج کر پیسے منگواتا رہتا۔ ایک دن نشے میں اس نے مجھے کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ کھول دیے۔ اسے یاد نہ رہا کہ ہاتھ دوبارہ باندھنا ہے۔ وہ خود چلا گیا۔ میں نے فوراً پیروں کی رسیاں کھولیں اور اندھا دھند بھاگنے لگی، یہاں تک کہ مجھے دوسرے انسان نظر آنے لگے۔ پھر میں نے سوچا کہ ایمبیسی والوں سے رابطہ کیا جائے۔ میں نے انہیں ساری صورت حال بتائی۔ انہوں نے کامران سے میرا رابطہ کروا دیا۔ فیصل نے میرا پاسپورٹ بھی پھاڑ دیا تھا۔ میں نے کامران کو سب بتایا۔ اس نے فوراً رقم بھیجی اور مدد کی۔ جب تک نیا پاسپورٹ نہ بنا میں ایک ایمبیسی افسر کی پناہ میں رہی۔ ایک ہفتے بعد میں دبئی کامران کے پاس واپس تھی۔ رشتوں پر سے میرا رہا سا بقیہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے خود کو دوبارہ مصروف کر لیا۔ میری اور کامران کی زندگی معمول پر آ گئی۔ 10 سال بعد پاکستان سے ایک اور کال آئی۔ یہ ہاسپٹل والوں کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بری طرح زخمی مریض آیا ہے، اس کا ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اپنا نام فیصل بتاتا ہے اور خود کو تمہارا ابا کہتا ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ معافی مانگنا چاہتا ہے۔ شاید آپ کو لگے کہ مجھے سوچ سمجھ کر اس سے بات کر لینی چاہیے تھی، اسے معاف کر دینا چاہیے تھا، مگر اس نے میرے ساتھ جو زیادتیاں کیں، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ وہ میری اماں کا قاتل تھا۔ مجھے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ میں نے فون پر کہا، میں فیصل کو نہیں جانتی، جب میں چھوٹی تھی تب سے میرا ابا فوت ہو چکا ہے، یہ کوئی پاگل ہے، آپ اس کی اصل اولاد ڈھونڈیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ فون رکھتے ہی مجھے لگا کہ فیصل آخر کار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اماں کا بدلہ لینے کا اس سے بہتر طریقہ شاید مجھے کبھی نہ ملتا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے فیصل کو معاف کر دینا چاہیے تھا یا اسے بھول جانا چاہیے؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔